अब हम डिस्कस करने वाले हैं राइज ऑफ कम्युनलिज्म और प्रोसेस ऑफ पार्टीशन। कम्युनलिज्म जो इंडिया में इमर्ज हुआ एज अ फिनोमेना अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल और सिग्निफिकेंटली इसने अल्टर किया कोर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। ये बेस था बिलीफ पे कि रिलीजियस कम्युनिटी जो है वो डिस्टिंक्ट, उनका डिस्टिंक्ट है सेकुलर इंटरेस्ट जो है उनका वो डिस्टिंक्ट है। कम्युनलिज्म जो है इससे डीप डिवीजन हुआ इंडियन सोसाइटी में, इसने इसको फील्ड किया गया ब्रिटिश की पॉलिसीज के द्वारा। इवेंचुअली इससे डिमांड बढ़ी सेपरेट मुस्लिम स्टेट की और ट्रेजिक पार्टीशन हुआ इंडिया का 1947 में। ब्रिटिश पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल स्ट्रेटेजी की बात करेंगे तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी वो एम करती थी डिवाइड करना है इंडियन सोसाइटी को, वीकेंड करने के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट को। मॉले मिंटो रिफॉर्म 1909 का, इसने सेपरेट इलेक्टोरेट दिए मुस्लिम को, इसने क्रिएट किया सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटीज टू कम्युनिटी के लिए, उसकी क्रिएट की इसने इसने फॉस्टर की सेंस ऑफ इरिकॉन्सिलिएबल डिफरेंस, मतलब ऐसे डिफरेंस जिससे हम है ना सुलह नहीं हो सकती। फिर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस जो थी वो जैसे कि डिफरेंट ट्रीटमेंट देना जॉब गवर्नमेंट जॉब में और पॉलिटिकल नॉमिनेशन इसने फर्दर डिपेंड किया कम्युनल डिवाइड को, अब हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनलिज्म। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है फाउंड हुई 1906 में। इसने एडवोकेट किया प्रोटेक्ट करना है मुस्लिम एलिट मुस्लिम इंटरेस्ट को। पर 1940 मोहम्मद अली जिन्ना के अंदर इसने चैंपियन किया टू नेशन थ्योरी को, जिसने आर्ग्यू किया कि सेपरेट होमलैंड होनी चाहिए हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग। ये थ्योरी ने गेन किया ट्रैक्शन क्योंकि एज मैनी मुस्लिम जो है फेयर कर रहे थे हिंदू का डोमिनेशन इन द यूनाइटेड इंडिया। मीनवाइल हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थे जैसे कि हिंदू महासभा आरएसएस से प्रमोट कर रही थी आइडिया ऑफ हिंदू राष्ट्र, फर्दर एलियनेट कर रही थी मुस्लिम को और इंटेंसिफाई कर रही थी कम्युनल टेंशन को। फाइनल स्टेप टू द पार्टीशन की बात करेंगे तो मेजर नेगोशिएशन जो है 1942 से 46 के बीच में फेल हो गया। प्राइमरली वो रिकनसाइल नहीं कर पाए, तो कॉन्फ्लिक्ट डिमांड जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की उससे रिकनसाइल नहीं कर पाए। ब्रिटिश ऑफन अनेबल थे और अनविलिंग थे इम्पोज करने के लिए सॉल्यूशन इंपोज करने के लिए अनेबल थे या अनविलिंग थे। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इसने ऑफर किया डोमिनियन स्टेटस वॉर के बाद। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया इसको, ये ऑफर क्योंकि ये इमीडिएट जो है इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहा था, इमीडिएट रिलीफ नहीं दे रहा था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है वो नहीं दे रहा था। वॉज नो रिजेक्टेड फॉर नॉट ऑफरिंग इमीडिएट एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं कर रहा था और इमीडिएट इफेक्ट में नहीं दे रहा था, इसलिए कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट किया। फिर वेवर प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस थी, मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट किया इसे क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली है ना मेंशन नहीं कर रहा था पाकिस्तान को। अब बात करेंगे वेवर प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे तो ये अटेम्प्ट था फॉर्म करने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट, ये फेल्ड हो गया क्योंकि डेडलॉक था ओवर रिप्रेजेंटेशन। लीग लीडर जो थे जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना वो इंसिस्ट कर रहे थे कि केवल मुस्लिम जो है उनका नॉमिनेशन जो है मुस्लिम लीग के पास ही होना चाहिए पावर। और कांग्रेस क्लेम कर रही थी और कांग्रेस में भी जो है मुस्लिम से, इसलिए कांग्रेस जो है वो भी मुस्लिम को नॉमिनेट करने के लिए ऑथराइज्ड है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थे। तो फिर है कैबिनेट मिशन आया 1946 में, कैबिनेट प्लान। ये तो लास्ट सीरियस अटेम्प्ट था यूनाइटेड इंडिया के लिए। प्रपोज कर रहा था एक 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर विद अ वीक सेंटर। दो इनिशियली इसने ऐसे एक्सेप्ट किया बोथ द पार्टीज के द्वारा, इनका इंटरप्रिटेशन जो था वो डिफरेंट था। प्लान जो है अल्टीमेटली कोलैप्स हुआ, जिससे लीग जो है उसने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया अचीव करने के लिए पाकिस्तान के एम को। पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, रीजन फॉर एक्सेप्टेंस क्या थे और इसकी लीगेसी। एक्सेप्टेंस जो था माउंटबेटन प्लान का पार्टीशन के लिए 1947 में, ये ट्रैजिक कल्मिनेशन था सेवरल कई सारे फैक्टर्स का, जिससे कॉम्प्लेक्स और पेनफुल लीगेसी है, जिसकी कॉम्प्लेक्स और पेनफुल लीगेसी है। फैक्टर्स, पहला तो कम्युनल राइट्स हो रहे थे, डायरेक्ट एक्शन डे कांग्रेस इंडियन मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया था, हॉरिफिक वाइड स्प्रेड वायलेंस हो रहा था, ठीक है। पार्टीशन जो था बेटर पिल था जो नेसेसरी था अवॉइड करने के लिए, लार्ज फुल स्केल सिविल वॉर को अवॉइड करने के लिए। दूसरा फेलियर था अल्टरनेटिव्स का, क्या कॉलेप्स हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान का। इसने कोई वायबल जिसके बाद हमारे पास कोई वायबल ब्लूप्रिंट नहीं था यूनाइटेड इंडिया के लिए जो एक्सेप्टेबल हो कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को। उसके अलावा ब्रिटिश की हेस्टीनेस, द ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी अंदर प्राइम मिनिस्टर एटली जो वो डिटरमाइंड थी ट्रांसफर करना है पावर को क्विकली, जिससे जो उसे मोर कॉम्प्लेक्स बना रहा था, प्रोसेस को मोर कॉम्प्लेक्स बना रहा था। नेगोशिएटेड सेटलमेंट जो है यूनाइटेड इंडिया के लिए वो नियरली इम्पॉसिबल था शॉर्ट टाइम फ्रेम में। गिवन टू लॉर्ड माउंटबेटन को जो टाइम फ्रेम दिया गया था उसके अंदर रिकन्सिलिएशन बहुत ही इम्पॉसिबल था। लीगेसी की बात करेंगे तो ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफ हुआ, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट और मोस्ट वायलेंट मास माइग्रेशन ह्यूमन हिस्ट्री में हुआ है, इसने कंप्लीट किया है। इमेंस ब्लडशेड हुआ है, सफरिंग हुई है, इंड्योरिंग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री राइवल जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जैसे इशू ऑफ कश्मीर जो है वो सेंट्रल पॉइंट है कंटेंशन का। डीप सीटेड ट्रॉमा है, इसने लीगेसी छोड़ी है, डीप सीटेड सोशल और सोशो कल्चरल ट्रॉमा। इसने डिवाइड किया है कम्युनिटीज़ को और शेपिंग किया है आइडेंटिटीज़ को और पॉलिटिक्स को सब कॉन्टिनेंट की इन दिस डे। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम बात करेंगे अब पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री की। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग।
इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट की बात करेंगे तो एट इंडिपेंडेंस यहाँ ओवर 560 प्रिंसली स्टेट थे जो डायरेक्टली पार्ट नहीं थे ब्रिटिश इंडिया के। इनका इंटीग्रेशन जो है यूनियन ऑफ इंडिया में, इंडियन यूनियन में, ये मास्टर स्ट्रोक था डिप्लोमेसी का और डिसाइसिव एक्शन का। ये क्रुशियल था टेरिटोरियल कंसोलिडेशन के लिए नेशन की। थ्री प्रोच अप्रोच सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंटीग्रेशन के लिए स्पेयरहेड की। इसमें थ्री प्रोच अप्रोच को इन्होंने फॉलो किया। सरदार पटेल जो है वो फर्स्ट होम मिनिस्टर थे। ये एबली इन्हें असिस्ट किया जाता है, इनके सेक्रेटरी जो थे वीपी मेनन, उन्होंने इस इफेक्टिवली इन्हें असिस्ट किया था। ये स्ट्रेटेजी तो जो थी वो प्राइमरीली थी वन ऑफ द परसुएशन करना था। अपील करते थे यहाँ ये रूरल को है ना, रूरल को अपील करते थे सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म टू जॉइन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। मोस्ट रूलर जो है उन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसे उन्होंने सीट कर दिया कंट्रोल ओवर द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। यूनियन को दे दिया ये मैटर जो थे, डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, ये यूनियन को दे दिया। वाइल इनिशियली जो इंटरनल ऑटोनॉमी जो है वो प्रिंसली स्टेट ने रिटेन की। फिर कंटेंशियस इंटीग्रेशन, मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया पीसफुली, पर फ्यू स्टेट थे जिन्होंने पोस्ट किया सिग्निफिकेंट चैलेंज, जैसे कि जूनागढ़। ये स्टेट तो हिंदू मेजोरिटी थी यहाँ, पर मुस्लिम नवाब थे जो रूल कर रहे थे, जो ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान में। प्लेबिसाइट हेल्प किया गया, जिसे ओवरवेलमिंगली वोट मिला फेवर में कि ज्वाइन करना चाहिए इंडिया को। तो पॉपुलेशन हिंदू थी, उन्होंने फेवर किया कि इंडिया को ज्वाइन करना चाहिए। तो ये जूनागढ़ का इशू था। दूसरा है हैदराबाद। निजाम जो थे वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, और इंटरनल सिचुएशन जो थे वो डिटीरियोरेट हो रही थी, राइज हो रहा था वायलेंट रजाकार मिलिशिया में। इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन पोलो सितंबर 1948 में। पुलिस एक्शन था, ये पुलिस एक्शन था जिससे सरेंडर हुआ निजाम की फोर्सेस का और इंटीग्रेशन हुआ हैदराबाद का इंडिया में। तीसरा है जम्मू कश्मीर। तो जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रूलर जो है महाराजा हरि सिंह, ये हिंदू थे जो रूल कर रहे थे ओवर द मुस्लिम मेजोरिटी पॉपुलेशन। और इनिशियली इन्होंने ऑप्ट किया इंडिपेंडेंस के लिए। 1947 अक्टूबर 1947 में एक ट्राइबल इन्वेडर जो है बैक किए गए थे पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। उन्होंने अटैक किया कश्मीर पे, फोर्स किया महाराजा को कि वो इंडिया की हेल्प ले। इस सिचुएशन ने फोर्स किया महाराजा को कि वो इंडिया की हेल्प ले। इन्होंने साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अक्टूबर 1947 को, जिससे जो है इंडिया का फर्स्ट इंडो पाक वॉर हुआ 1947-48 में। इंडिया इशू को ले गया यूनाइटेड नेशन में, जिससे सीज फायर हुआ और इस्टेब्लिशमेंट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का। डेस्पाइट ए चैलेंज, इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट जो है विद इन 2 ईयर, ये रिमार्केबल अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। 100 ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट जो थे वो ट्रांसफॉर्म हुए इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये इंटीग्रेशन प्रोसेस जो थी वो एसेंशियल थी सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इंडियन यूनियन। सर्वाइवल एंड स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी थी, इंटीग्रेशन बहुत जरूरी था। इसने प्रिवेंट किया बाल्कनाइजेशन, जो इमिनेंट था 1947 में, लग रहा था कि हो जाएगा बाल्कनाइजेशन, इसने उसको प्रिवेंट किया। कश्मीर की इंटीग्रेशन की बात करेंगे इंडिया में, एक्सिस्टेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1947 में, ये एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था रीजन की हिस्ट्री के लिए। हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह इनिशियली चाहते थे इंडिपेंडेंस रहना, पर इन्वेजन जो हुआ पाकिस्तान में एक ट्राइबल फोर्सेस का, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने सपोर्ट किया था, इसने इस सिचुएशन ने फोर्स किया महाराजा हरि सिंह को साइन करें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ। इस सिचुएशन ने ट्रिगर किया फर्स्ट इंडो पाक वॉर। इससे क्रिएशन हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल का, और ऑनगोइंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट जो इंडिया के और पाकिस्तान के बीच में वो अभी तक परसिस्ट कर रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के की पॉइंट्स की बात करेंगे तो महाराजा का डिलेमा, डिसीजन ऑफ एक्सेशन जो था वो प्रेशर के अंदर आया था फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। ये हाईलाइट करता है जम्मू कश्मीर की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। फर्स्ट इंडो पाक वॉर 1947-48 में हुई। ये वॉर जो है रिजल्ट ही कश्मीर का डिवीजन जो हुआ था अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल। द वॉर रिजल्टेड, ये वॉर जो थी इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो वॉर से रिजल्ट से क्या हुआ, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, इंडिया यूएन के पास गया, सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल जो एग्जिस्टेंस में आई। यूएन ने प्रपोज किया प्लेबिसाइड, बट वो फेल हो गया ड्यू टू डिफरेंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने के कारण ये अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आर्टिकल 370 इंट्रोड्यूस किया गया ग्रांट करने के लिए स्पेशल स्टेटस। आर्टिकल 370 फर्दर इंट्रेच किया है जम्मू कश्मीर की कश्मीर यूनिक पॉलिटिकल स्टेटस। इसने जम्मू कश्मीर को यूनिक पॉलिटिकल स्टेटस दिया था। इसने कॉम्प्लिकेट किया था इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का इंडिया में। मिलिटेंसी एंड एक्सोडस 1980 में मिलिटेंट वायलेंस हुआ और कश्मीर पंडित एक्सोडस हुआ, जिसने एम्पलीफाई किया रीजन की इंस्टेबिलिटी को। जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट की बात करेंगे तो कश्मीर जो है वो रिमेन सेंट्रल टू इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम कारगिल वॉर टू द डिप्लोमेटिक एफर्ट्स लाइक द लाहौर समिट। एब्रोगेशन जो हुआ है आर्टिकल 370 का 2019 में, ये मार्क करता है पाइवटल शिफ्ट है स्टेटस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। रिमूव किया है स्पेशल ऑटोनॉमी जो ग्रांट की गई थी रीजन को। इंडिया इंश्योर करता है स्ट्रॉन्गर इंटीग्रेशन जम्मू कश्मीर का इंटू नेशनल फ्रेमवर्क। ये मूव हेल्प करेगा इंडिया को डिमिनिश करने के लिए सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को और मिलिटेंसी को, जो लॉन्ग चैलेंज कर रही थी रीजन की स्टेबिलिटी और यूनिटी विद द इंडिया।
ये रीअफर्म करता है कि नेशन की सोवरेनिटी जो है वो सुप्रीम है ओवर द रीजन। नेशन की सुप्रीमिटी सोवरेनिटी जो है सुप्रीम है। ये रिड्यूस करता है स्कोप एक्सटर्नल इंटरवेंशन का और क्लियर करता है कि टेररिज्म और इंसर्जेंसी जो है अलाउ नहीं किया जाएगी किसी भी हालत में कि वो डिटेच कर सके हमारे किसी पार्ट को हमारी कंट्री से। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात करेंगे। डिमांड जो थी विड्रॉ करने की इंडिया की इंटरनल बाउंड्री अलॉन्ग द लिंग्विस्टिक लाइन, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पॉलिटिकल मूवमेंट था फर्स्ट 2 डिकेट जो थी इंडिपेंडेंस की। उसमें प्रिंसिपल जो थे ऑर्गेनाइज करने के लिए स्टेट को ऑन बेस्ड ऑन लैंग्वेज के बेस पे रीऑर्गेनाइजेशन जो था स्टेट का, इसकी डिमांड जो थी वो लॉन्ग स्टैंडिंग थी। एज अर्ली एज 1970 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कमिट किया था कि क्रिएट करना है लिंग्विस्टिक प्रोविंस। ये पॉलिसी स्ट्रांगली इंडोर्स की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इंडिया के रिलक्टेंस और अर्ली कमीशन की बात करिए है। नेशनल लीडरशिप इंक्लूडिंग नेहरू जो थे वो इनिशियली अप्रीहेंसिव थे क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज बेस्ड स्टेट, क्योंकि ये फर्दर उनका ये मानना था कि ये जो है फर्दर फ्यूल करेगा सेपरेटिज्म को और अंडरमाइन करेगा नेशनल यूनिटी को। धर कमीशन आई और जेवीपी कमेटी आई 1948 में। ये जेवीपी जो थी इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। इन्होंने रिकमेंड किया अगेंस्ट लिंग्विस्टिक स्टेट और इन्होंने प्रायोरिटाइज किया एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस को। टर्निंग पॉइंट आया आंध्रा मूवमेंट। मैसी पॉपुलर मूवमेंट वो था सेपरेट तेलुगु स्पीकिंग स्टेट ऑफ आंध्रा के लिए। ये इमर्ज हुआ था इमर्ज फ्रॉम मद्रास प्रेसिडेंसी। डेथ जो थी पोटी श्रीरामुल्लू 58 डेज की इन्होंने हंगर स्ट्राइक की थी 1952 में। इसके बाद उनकी डेथ हो गई, जिसका बाद वाइड स्प्रेड राइट हुई और फोर्स किया इसने गवर्नमेंट को, फोर्स द गवर्नमेंट हैंड। 1953 में आंध्र स्टेट जो है क्रिएट किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात करेंगे तो क्रिएशन हुआ आंध्रा। इसने ओपन किया फ्लड गेट सिमिलर डिमांड के लिए अक्रॉस द कंट्री। गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में और फर्स्ट अली कमीशन, जिसमें फर्स्ट अली चेयरमैन थे। उसके अलावा के एम पानीकर और एच एन कुंजू जो थे वो मेंबर थे। 1955 में रिपोर्ट आई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। उसके बेस पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में पास किया गया। इसने रिकमेंड किया क्रिएशन होना चाहिए 14 स्टेट का और 6 यूनियन टेरिटरी का। ये लार्जली बेस्ड था लैंग्वेज पे, पर इसने अदर क्राइटेरिया को कंसिडर किया था, जैसे नेशनल यूनिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी हो गया। बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट जो है वो लेटर बाइलिंगुअल बॉम्बे स्टेट जो है वो फर्दर बाइफर्केट किया गया महाराष्ट्र और गुजरात में 1960 में। स्टेट जो था पंजाब को ट्राइफर्केट किया गया 1966 में इनटू पंजाब, जहाँ पंजाबी लोग रहते थे, पंजाबी स्पीकिंग लोग रहते थे। हरियाणा जहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग रहते थे, और हिमाचल प्रदेश। इन द एंड लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो था वो एसेंशियल मूव था इंडिया की यूनिटी के लिए। इसने एड्रेस किया रीजनल की एस्पिरेशन को, स्ट्रेंथन किया इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को। इसने शो किया कि ये नेशन जो है वो यूनाइट रह सकता है डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करने के बाद भी। अब हम बात करेंगे कंसोलिडेशन ऑफ द इंडियन ट्राइबल कम्युनिटीज। इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना डाइवर्स ट्राइबल पॉपुलेशन को इंडिया के नेशनल मिनिस्ट्री में और प्रिजर्व करना उनके यूनिक कल्चर को, ये डेलिकेट बैलेंस जो है बहुत जरूरी है। नेहरूवियन पॉलिसी क्या थी? जवाहरलाल नेहरू ने चैंपियन किया था पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, ना कि एसिमिलेशन। इन्होंने एडवोकेट किया था मिडिल पाथ, जहाँ ट्राइबल जो है एज अ म्यूजियम बिटवीन कीपिंग ट्राइबल को एज अ म्यूजियम एग्जिबिट किया जाए एंड बैलेंस में मेंटेन करना है, जहाँ ट्राइबल को कीपिंग ट्राइबल एज अ म्यूजियम एग्जिबिट्स एंड फोर्सिबली एब्जॉर्बिंग देम इनटू अ डोमिनेंट कल्चर। ना तो उनको कंप्लीटली अलग छोड़ दिया जाए, ना तो कंप्लीटली उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाए। दोनों के पीछे बैलेंस की उन्होंने नेहरू जी ने बात की, तो मिडल पाथ की नेहरू जी ने बात की। ये विजन जो है आर्टिकुलेट किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ पंचशील फॉर द ट्राइबल, जो एम्फेसाइज करता है डेवलपमेंट होना चाहिए अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ देयर ओन जीनियस। रिस्पेक्ट करना है उनके राइट्स इन लैंड एंड फॉरेस्ट। ट्रेन करना है ट्राइबल पीपल को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए। अवॉइड करना है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स स्कीम। जजिंग रिजल्ट्स स्टैटिस्टिक्स के बेस पे जज नहीं करना है, बट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर जो इवॉल्व हुआ है उसके बेस पे जो है रिजल्ट को हम जज करना है। तो क्या करना है? पहले तो डेवलपमेंट होना चाहिए, उनके ओन जीनियस के हिसाब से उनका होना चाहिए। रिस्पेक्ट करना है उनके राइट्स को, ठीक है। इनको ट्रेनिंग देनी है एडमिनिस्ट्रेशन के और डेवलपमेंट में। अवॉइड करना है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन और कॉम्प्लेक्स स्कीम को, और जज करना है उनको स्टैटिस्टिक्स के बेस पे नहीं, बट द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैरेक्टर इवॉल्व। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिए गए हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ को। 5th शेड्यूल जो है ट्राइबल एरिया के लिए विद मोस्ट स्टेट्स विद इन मोस्ट स्टेट्स। ये गवर्नर को स्पेशल पावर देते हैं कि प्रोटेक्ट कर सके वो ट्राइबल लैंड को, इनके इंटरेस्ट को। 6th शेड्यूल जो है प्रोवाइड करता है क्रिएशन होना चाहिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ट्राइबल एरिया में, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये ग्रांट करता है उन्हें सिग्निफिकेंट पावर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। चैलेंजेस डेवलपमेंट में आइडेंटिटी में चैलेंज क्या है? डिस्पाइट सेफगार्ड ट्राइबल कम्युनिटी जो फेस करती है सिग्निफिकेंट चैलेंज, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट होता है, लार्ज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आता है जैसे डैम्स और माइनिंग। उसके अलावा एक्सप्लोटेशन होता है मनी लैंडर के द्वारा और लॉस हो रहा है ट्राइबल राइट्स का और फॉरेस्ट एंड लैंड्स। इंसर्जेंसी और सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है सम रीजन में पर्टिकुलरली नॉर्थ ईस्ट में ये अराइज हो रहे हैं फ्रॉम द सेंस ऑफ नेग्लेक्ट एंड एलियनेशन। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डायनेमिक्स।